नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अगले 1 घंटे हम बात करने वाले हैं आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में। जी हाँ, पैसे कमाने के लिए आप बचत खाते में अपने पैसे बचाते हैं, ये सोच के कि मेरे पैसे बच रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं, सोना खरीदते हैं, रियल एस्टेट खरीदते हैं, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स। मेरे ख्याल से हर कोई जो है अपनी कमाई को बढ़ाना चाहता है। आपकी कमाई आपको कैसे कमा कर दे, यही सभी की चाहत होती है। तो आज के हमारे शो में ये सारी बातें तो हम कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही आपको बताएंगे कि जो रणनीति आपने अपने लिए अपना रखी है, क्या वो सही है या नहीं, क्या वो आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ सही है या नहीं, लिंक्ड है या नहीं है, और फाइनेंशियल गोल्स होने क्यों चाहिए, क्यों फाइनेंशियल गोल्स के तहत एक रणनीति होनी चाहिए, इस पर फोकस करेंगे। महिलाओं के भी सवाल जवाब होंगे आज शो पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। आज बुधवार है, बुधवार को महिला दर्शकों के लिए खास शो में होंगे महिलाओं के साथ सवाल जवाब, अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे करें बच्चों के भविष्य को सुरक्षित। हमारा फोकस इस पर होगा, कैसे बढ़ सकता है पोर्टफोलियो में आपका रिस्क। जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। एक ही फंड हाउस में अगर आपने पूरा निवेश कर रखा है, यानी एक ही फंड हाउस की तमाम स्कीम्स आपने खरीद रखी हैं, तो क्या आपका रिटर्न इससे कम हो सकता है, क्या आपकी कमाई कम हो सकती है, इस पर बातचीत होगी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। हर बुधवार आधी आबादी के साथ आर्थिक आज़ादी की बात करते हैं। जी हाँ, हमारे साथ एक ऐसी महिला जुड़ती हैं जो दुनिया भर के लिए ट्रैवल प्लानिंग करती हैं। आज हमारी विमेंस वेडनेसडे की खास पेशकश में ऐसी महिला से हम मुखातिब होंगे। जानेंगे रंजीता से कि वो अपने बजट में मज़ेदार और यादगार ट्रिप की प्लानिंग कैसे करती हैं। वित्तीय आज़ादी के लिए पैसों की नहीं, सोच की आज़ादी बहुत ज़रूरत है और इसकी प्रेरणा उनको कहाँ से मिलती है, और साथ ही आर्थिक आज़ादी के लिए आर्थिक रणनीति भी उनकी होगी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे हमारे खास पेशकश में आज। फ्रॉड का नया तरीका, यहाँ पर लैप्स बीमा पॉलिसी के नाम पर लाखों का लालच, कहीं ये जाल तो नहीं है। आज हमारा फोकस इंश्योरेंस पॉलिसीज में हो रहे फ्रॉड को लेकर है। लैप्स हो चुकी इंश्योरेंस पॉलिसीज के ठगी से आप कैसे बच सकते हैं, बीमा के नाम पर कैसे ठग जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं और कहां इसकी शिकायत की जा सकती है। आज साइबर क्राइम जरा संभल कर में हम इसी पर करेंगे विस्तार से बातचीत। साथ ही आपके पोर्टफोलियो से जुड़े सवालों के जवाब भी देंगे। अगर आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, बस हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल आपको जो है वो भेज देने हैं। नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 9619873567। ये हमारा वो व्हाट्सएप नंबर है जिसके जरिए आप हम तक पहुंच सकते हैं। अपने पूरे पोर्टफोलियो की डिटेल्स हमें दे दीजिएगा। और इसी के साथ साथ अगर सोशल मीडिया पर देखते आए हैं, खासतौर से अगर आप यूट्यूब पर हमें देखते हैं तो वहां भी फॉलो कर सकते हैं। आज का शो, कल के सभी शोज आपको वहां मिल जाएंगे। सवाल आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और एक एक करके आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। विमेंस वेडनेसडे हमारी बेहद खास पेशकश। विमेंस वेडनेसडे महिलाओं की वित्तीय आज़ादी की ओर एक कदम। जी हाँ, 18 स्वदेश की ये बेहद खास पहल कभी बेटी, कभी बहू, कभी माँ बनकर एक औरत जिंदगी के हर किरदार को बखूबी निभाती है। लेकिन जब बात आती है अपनी मेहनत की कमाई की, निवेश के फैसलों या फाइनेंशियल आज़ादी की, तो आज भी लाखों महिलाएं खुद को पीछे पाती हैं। हमारी यही कोशिश है कि हर बुधवार बने एक नई शुरुआत, जहां महिलाएं सिर्फ अपने सपने, अपने पैसे भी खुद मैनेज करें। और यही वो मंच है जहां पर हम ये सब करके देते हैं, जहां वो किसी और पर निर्भर ना होकर कह सकें कि मैं अपने फाइनेंसेस की भी मालकिन हूं। और इस खास पहल विमेंस वेडनेसडे में हम लाते हैं महिलाओं की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग हम करते हैं। एक्सपर्ट्स की सलाह जो होती है आसान, व्यवहारिक और महिला केंद्रित, ऐसी प्रेरक कहानियां जो दिखाती हैं कि आर्थिक सशक्तिकरण कैसे जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि पैसा सिर्फ जरूरत नहीं, एक जरिया है आत्मनिर्भरता का, आत्मसम्मान का, और हर महिला का हक है वो न सिर्फ अपने सपनों की मालिक बने बल्कि अपने पैसों की भी। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। हर्षवर्धन रुंगटा हमेशा की तरह हमारे साथ आज के मेहमान जुड़ गए हैं और महिला दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है। हर्ष, हाय, गुड इवनिंग।
बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। शुरुआत करते हैं, नीतू का सवाल हम लेंगे सबसे पहले। शायद नीतू हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हुई है। नीतू हाय, गुड इवनिंग। नीतू, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाय, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं पुणे से बोल रही हूँ। ओके, क्या करते हो आप नीतू? मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। ओके नीतू, आप कहीं ऑफिस में हैं, घर में हैं, आपके आसपास कोई टीवी चल रहा है? क्योंकि पीछे से जो आवाज आ रही है, क्या वो कम हो सकती है? क्या आप मुझसे फोन पर बात कर सकती हैं? हाँ, 1 मिनट में आवाज भी। हाँ, जरा आवाज कम कर दीजिए। बिल्कुल। इट्स ओके मैम। ओके, परफेक्ट। जी नीतू, बताइए, 15,000 के लिए 56,000 की एसआईपी और यहाँ पर टारगेट आपका 2 CR है। एसआईपी जो आपकी चल रही है, पराग पारे का फ्लेक्सी कैप, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, कोटक का मल्टी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और चलिए यहाँ पर कुछ और फंड्स जहाँ पर आपने शायद पहले निवेश कर रखा है, लेकिन जानकारी आपने दी है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा है, एचडीएफसी का मल्टी कैप, मिरा एसेट का लार्ज कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप भी है और 5 लाख रुपए आपको लमसम डालने हैं 15 साल के लिए और इसी के लिए आप फंड मिक्स भी चाहती हैं। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी में एसआईपी को लेकर आपने सवाल पूछा है। मिड कैप फंड में आपको एसआईपी शुरू करनी है, ये भी आप जानना चाहती हैं। कुछ और आपको एडिशन करनी है? नहीं, ये दोनों मेरे मेन क्वेश्चन हैं। एक्चुअली मैंने जो लमसम जहाँ मैंने पार्क किया है वो मैंने रेफरेंस के लिए दिया, क्योंकि मुझे जो नया इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं उनमें से वो आप इनमें से किस में करें? राइट, गॉट इट। नीतू जी, कितने साल से जो फिलहाल एसआईपी चल रही है वो आप कर रही हैं और आपने क्या खुद सिलेक्ट किया है इन फंड्स को? ये मैं 1.5 ईयर से कर रही हूँ। फंड्स मोस्टली आपके प्रोग्राम्स देखते हैं रेगुलर, उससे काफी कुछ हमें आइडिया मिला है। थैंक यू सो मच नीतू जी, थैंक यू सो मच हमें लगातार फॉलो करने के लिए और मेरे ख्याल से उसका असर आपके पोर्टफोलियो में दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि फंड तो आपके सभी बहुत अच्छे हैं और क्योंकि आपके पास अंतराल भी बहुत लंबा है, समय आपका बहुत लंबा है, तो मेरे ख्याल से इतनी अग्रेसिव अप्रोच भी काफ़ी काम की हो सकती है। लेकिन एक्सपर्ट है हमारे साथ जो आपको फंड पर सलाह देंगे। इस पोर्टफोलियो का मकसद क्या होगा नीतू, अगर आप वो मुझे बताएं? इसके पीछे कोई फाइनेंशियल गोल जो आपने तय कर रखा है? एक्चुअली मेरे से एज ए रिटायरमेंट, और अगर रिक्वायरमेंट हुई इन बिटवीन तो मैं अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए, अदर है मेरे पास ऑप्शंस उसके लिए, लेकिन इफ वो अगर उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो इसमें कुछ निकाल सकती हूँ, अदरवाइज इट्स फॉर द रिटायरमेंट पर्पस। इतना पर्याप्त होगा ना रिटायरमेंट का अमाउंट नीतू जी? इसके अलावा मेरे पास अदर्स हैं, पीपीएफ ये एंड एवरीथिंग, तो मैं ये एक कॉपस अभी के अकॉर्डिंग है। इन फ्यूचर अगर मेरे पास इनकम एक्स्ट्रा होते हैं तो मैं इसको और देन आई कैन गो फॉर द मोर 2 to 3। ओके, ऑलराइट नीतू जी, बहुत अच्छा लगता है ऐसी हैंड्स ऑन विमेन इन्वेस्टर से बातचीत करके, क्योंकि न सिर्फ आप एक तरक्की की कहानी है अपने आप में, जहाँ तक विमेन इन्वेस्टर्स की बात है, आप बहुत विमेन इन्वेस्टर्स को इस वक्त प्रेरणा भी दे रही हैं, जो शायद आपके सवाल को देखकर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत भी करना चाहें। सो कंग्रेचुलेशंस और धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। अभी आपके पोर्टफोलियो पर सलाह भी ले लेते हैं। हर्ष, ओवर टू यू। काफ़ी डिटेल्स मेरे पास जो मेरे पास थी आपके पास शेयर कर दी गई हैं और नीतू जी से बात करके कुछ क्लैरिटी भी मिली है। अब बताइए, अप्रोच इनकी मेरे ख्याल से ठीक लग रही है, फंड्स भी मोटा मोटा अच्छे हैं मेरे ख्याल से। लमसम को लेकर भी आप इनको अगर बता सकें, क्योंकि लंबा समय है और लक्ष्य मेजरली रिटायरमेंट है, बट अगर बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो वो शायद इसमें से निकालना चाहेंगे। जी हाँ कविता, सो नीतू जी ने जिस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाया है, बहुत अच्छी क्लैरिटी है कि उन्हें किस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाना है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की जो स्कीम्स चूज की हैं वो भी अच्छी हैं, एलोकेशन भी अच्छा है एंड क्लियर टारगेट रख रखा है कि 15 साल बाद 2 करोड़ लेना है। तो नीतू जी कांग्रेचुलेशंस, आपने कम से कम अपनी प्लानिंग साइड में और एग्जीक्यूशन बहुत एफिशिएंटली कर रखा है। एक ऑब्जर्वेशन सिर्फ इतना है कि अगर आप लमसम एक पर्टिकुलर स्कीम में कर रही हैं तो आप एसआईपी भी उन्हीं स्कीम्स में कर सकती हैं। आपको लमसम के लिए अलग सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड एसआईपी के लिए अलग सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत नहीं है। लेकिन हालांकि क्योंकि आप काफी समय से कर रही हैं और पोर्टफोलियो मोर और लेस अच्छा है, तो आप आगे जाते हुए कभी कंसोलिडेशन का सोच सकती हैं। जो आपका सवाल था कि लमसम अमाउंट आपको अभी इन्वेस्ट करना है, तो क्या वो आप अपनी एग्जिस्टिंग स्कीम्स में डालें कि कोई नई स्कीम्स लें?
तो क्लियर आंसर पहला ये है कि आपको कोई भी नई स्कीम जोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो आप लमसम के रूप में करना चाहती हैं, जो एक्टिव एसआईपीज़ हैं, आपकी 5 स्कीम एक्टिव एसआईपीज़ हैं, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट लमसम के रूप में कर सकती हैं, या तो जो पहले की स्कीम्स हैं जिसमें आपने लमसम कर रखा है। तो आपके पास टोटल 11 स्कीम्स हैं, मेरे ख्याल से इन्हीं 11 स्कीम्स में आप अपने लमसम को इन्वेस्ट कर सकती हैं, कोई नई स्कीम जोड़ने की ज़रूरत है ही नहीं। जो दूसरा सवाल था आपका कि कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड में से निकल के, क्योंकि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, क्या इसमें निकल के एक प्योर मिड कैप फंड लेना चाहिए? तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्वेशन दूँगा। पहला ये कि कोटक में आपके पास एक मल्टी कैप फंड ऑलरेडी है। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी हुई स्कीम है, लेकिन एक फंड हाउस में अगर आपने एक स्कीम ले रखी जो मल्टी कैप मैंडेट है, व्हिच मीन्स उसमें लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप तीनों आ जाता है। तो यस, आप कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी को बंद करके एक प्योर मिड कैप ले सकती हैं, जैसे कि व्हाइट ओक मिड कैप फंड। आप उसे एक प्योर मिड कैप फंड के तौर पे जोड़ सकती हैं। लार्ज मिड कैप आपके पास ऑलरेडी आपके लमसम की स्कीम्स में आपके पास 2 स्कीम ऑलरेडी उसमें लार्ज एंड मिड कैप की ऑलरेडी हैं। तो यस, ये 2 बदलाव हैं जो आप कर सकते हैं अपनी पोर्टफोलियो में। बाकी आई थिंक एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक। फिर से 1 या 2 साल बाद एक बार फिर से अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू कर लीजिएगा। नीतू के बिहाफ पे मुझे एक सवाल पूछना है, क्योंकि कंपैरेटिवली मिड कैप के धुरंधर फंड्स हैं मौजूद ऑलरेडी इस स्पेस में, उसके बावजूद कोई खास वजह आपने व्हाइट ओक का मिड कैप फंड यहाँ पर इनको रेकमेंड किया है? बिकॉज बेहतर फंड्स हैं लंबे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ भी, और बम्पर रिटर्न कमाई भी अच्छी खासी करा के दी है। बड़े बड़े फंड मैनेजर्स भी उन्हें हैंडल करते हैं। उसके एवज में कोई खास वजह आपने व्हाइट ओक के मिड कैप को रेकमेंड किया है? क्या रैशनल हो सकता है इसके पीछे? क्या क्या फैक्टर्स आपने कंसिडर किए हैं इन टर्म्स ऑफ फंड एक्सपोजर या फंड मैनेजर स्ट्रैटेजी? अगर कुछ खास है जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे। जी हाँ, कविता, 2-3 चीज़ें हैं। एक है कि कोई भी कैटेगरी में एक से ज़्यादा अच्छे फंड्स मिलने वाले हैं आपको। नॉर्मली हम देखेंगे तो 5 या 10 स्कीम्स आपको ऐसी कोई भी ना स्कीम या कोई भी कैटेगरी में मिल जाएँगी, जो लगभग एक बराबर है। तो अगर आप मान लीजिए टॉप 5 स्कीम्स लेती हैं इन टर्म्स ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ द डाउन मार्केट कैप्चर, अप मार्केट कैप्चर, वोलेटिलिटी को कैसे हैंडल किया उन्होंने। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसको अगर आप ध्यान में लेके देखती हैं, तो आपको 5 ऐसी स्कीम्स मिल जाएँगी जिनमें से आप कोई भी एक पिक कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं कि जब मिड कैप है, उसमें हम अगर एयूएम देखते हैं, मिड कैप कैटेगरी है, उसमें कि कोई भी स्कीम का एयूएम कैसा है, उसमें एजिलिटी कितनी है, व्हिच मीन्स कि कितनी स्विफ्टली वो अपने पोर्टफोलियोज को चेंजेस कर सकते हैं, गिवन द एयूएम दैट दे हैव। फिर फंड मैनेजर का जो आउटलुक है और जो उनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, बहुत सारे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए स्कीम सिलेक्शन किया जाता है। तो जैसे मैंने कहा और आपने भी सही कहा कि कोई भी कैटेगरी में करीबन 5 तो मिनिमम आपको ऐसे फंड्स मिल जाएँगे कि आप कोई भी इन 5 में से एक सिलेक्ट कर लीजिए, आप गलत नहीं जा सकते। लेकिन चूज़ तो आपको कोई भी एक ही करना है। तो उस लिहाज से विद गिवन द पास्ट परफॉर्मेंस, गिवन द फ्यूचर आउटलुक, गिवन द फंड मैनेजमेंट स्किल्स, गिवन द एयूएम एंड जो रिस्क रेशियोज़ हैं, आई वुड सजेस्ट कि एट दिस जंक्शन इनके पास जो बाकी फंड हाउसेस के एक्सपोज़र है, उनमें व्हाइट ओक नहीं है। तो इसीलिए हमने व्हाइट ओक मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में जोड़ा है। ऑलराइट, नीतू जी आप ऑनलाइन पर है मेरे साथ। क्या आपको हर्ष की सलाह समझ में आई है? व्हाइट ओक का मिड कैप फंड रेकमेंड किया जा रहा है, अगर आपको कंसिडर करना है यहाँ पर। थैंक यू। एक और क्वेश्चन था, जैसे आपने कहा कि एग्जिस्टिंग में मुझे एसआईपी जो चल रहे हैं उनमें मुझे वो 5 लाख इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मुझे उनका रेशियो जैसे अभी जितना रेशियो चल रहा है उसी रेशियो में इंक्रीज करना चाहिए या किसी में कम ज़्यादा? हर्ष जवाब देंगे क्विकली? मेरे साथ दूसरी दर्शक उषा भी फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। हर्ष करके इन्वेस्ट कर सकती है। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। हर्ष आपकी आवाज नहीं आई थी एक्चुअली, आप रिपीट कर पाएंगे? मैंने कहा था कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं इनकी, उन्हीं रेशियो में अपना ये लमसम डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकती हैं। चलिए, एग्जिस्टिंग स्कीम्स में ही आप इक्वली डिवाइड कर सकती हैं। ऑल द बेस्ट नीतू जी। उषा जी फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। उषा हाय, गुड इवनिंग। हाँ जी, कैसी हैं आप मैम? बस बढ़िया जी, अच्छे हैं जी। कहाँ से बोल रहे हो आप? देवास से। अच्छा, ओके। देवास एमपी मध्य प्रदेश। जी समझ गए मैम। आपने जो सवाल मुझे भेजा है मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, आप बताइएगा अगर कोई डिटेल यहाँ पर मिस हुई है तो।
एसबीआई का बैलेंस एडवांटेज आपके पास है, एसबीआई का ही इक्विटी हाइब्रिड आपके पास है और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी है और एसबीआई का ही मैग्नम मिड कैप है। और हाँ जी। पिछले 1 साल से कोई खास ग्रोथ आपने फंड में देखी नहीं है, कोई खास कमाई नहीं हो पा रही है। हाँ जी। मैम, कोई खास वजह आपने एसबीआई को ही चुना है? इसमें आपका सेविंग्स अकाउंट है, आपका बचत खाता है, कोई खास वजह? हाँ जी, उसमें है हमारा बचत खाता है, उसमें इसे। ओके, चलिए ठीक है, आपने अपना सवाल हमें भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद। टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज़ 1 लाख रुपीज़। उषा जी, कितने साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करनी है इनमें? 5 साल के लिए। बस केवल 5 साल के लिए? हाँ। और कितना आप इन्वेस्ट कर रही हैं अभी? आपकी एसआईपी कितनी है? 6 लाख है, 6 लाख। नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट एसआईपी है कि लमसम है? लमसम है, लमसम। लमसम आपने 6 लाख रुपए डाले हुए हैं। और 5 साल के बाद आपको पैसे निकालने हैं इसमें से? आगे बढ़ा लूंगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे बढ़ा सकती हूँ। हाँ, नहीं बढ़ाना पड़ेगा मैम, क्योंकि देखिए क्या होगा ना, अगर आप यहाँ पर इतना ही समय दे रही हैं तो आपके फंड्स की रणनीति बदल जाएगी, इसीलिए हम पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है। हर्ष, आई विल कम टू यू। तो आप कुछ पूछ रही हैं उषा जी? हाँ जी, पूछिए। हमारा फंड कैसे है? हाँ, उसी के लिए मैं जा रही थी हर्ष के पास, हमारे जो प्लानर हैं। अच्छा। ऑलराइट हर्ष, चलिए एएमसी से शुरुआत करना चाहती हूँ। काफ़ी कंसंट्रेशन है और दूसरा आई थिंक थोड़ी सी क्लैरिटी भी चाहिए होगी इन टर्म्स ऑफ टाइम होराइजन। हालांकि ये कह रही हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ा सकती हैं, बट कितना बढ़ाना चाहिए और किस बिना पे बढ़ाना चाहिए, ये कुछ सवाल हैं जो आई थिंक आपको जवाब देने होंगे। बेसिक से शुरुआत करते हैं हर्ष। जी हाँ कविता, सो पहला सवाल ये था, जो हम बात कर रहे थे कि सारी इनकी स्कीम्स क्यों सिर्फ एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ ही हैं। तो वह उषा जी, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो अपना पैसा जो है अलग अलग फंड मैनेजर्स को देने के लिए भी आप ध्यान में रखें। आप एक ही फंड मैनेजर को देते हैं तो एसबीआई बहुत अच्छा फंड हाउस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आपके पास 40 से ज्यादा म्यूचुअल फंड हैं, जो फंड हाउसेज हैं, तो क्यों ना हम अपने पैसे अलग अलग फंड हाउस में दें, ताकि फंड हाउस लेवल पे भी आपके डाइवर्सिफिकेशन हो जाए। तो पहला तो ये आपको कहीं ना कहीं से ध्यान देके अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना होगा। आप कैसे करेंगे? आप मध्य प्रदेश में है, वहां पे कहाँ आपको एक्सेस है कोई अच्छे एडवाइजर का वगैरह, वो आपको एक बार थोड़ा ध्यान करना होगा। दूसरा, आपने कहा कि पिछले 1 साल से आपको कुछ खास रिटर्न दिख नहीं रहा है। सो वेल, मार्केट की जो फंक्शनिंग है वो ऐसे ही होती है कि ऐसे कई बार आपको ऐसे दिखेगा कि कोई भी रिटर्न नहीं, आपको 2 या 3 साल तक जीरो रिटर्न मिल रहा है या नेगेटिव रिटर्न भी मिल रहा है। लेकिन मार्केट इसी तरह काम करता है कि एक पीरियड होगा जहां आपको कोई रिटर्न्स नहीं मिलता और अचानक बीच में 1 या 2 साल ऐसे आएंगे जहां मार्केट पूरा लॉस कवर कर लेगा और इनफैक्ट आपको बहुत पॉजिटिव रिटर्न्स भी देगा। तो मार्केट की चाल ही ये है, तो ये हमें समझ के फिर ही हमें अपना रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन म्यूचुअल फंड से रखना चाहिए। जहां तक जवाब आएगा आपके कि पोर्टफोलियो में अभी करें क्या, तो आपने कहा आपके पास अभी 3 हाइब्रिड फंड्स है और 1 मिड कैप फंड है। आपका टाइम होराइजन 5 साल का है। तो यस, अगर आपका 5 साल का टाइम होराइजन है तो आप हाइब्रिड फंड्स में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकती हैं। लेकिन आपकी प्रोफाइल को देखते हुए किस तरह का हाइब्रिड फंड, क्या आपको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड लेना है, डायनामिक एसेट एलोकेशन लेना है या अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स लेने हैं, ये सारे जो पहलू हैं, मुझे ऐसे लगता है कि आप किसी से अगर मिल के बात करके समझ के फिर अपना पोर्टफोलियो बनाए तो आपके लिए बेटर होगा। आपकी प्रोफाइल जाने बिना कोई भी एक ऐसा पोर्टफोलियो बना के देना आपको शायद आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो मेरी सलाह आपके लिए ये है कि पहले तो कोई फाइनेंशियल एडवाइजर ढूंढिए जो न्यूट्रल है, कोई बैंक के एम्प्लॉय नहीं कि वो अपने बैंक के ही फंड्स को प्रमोट कर रहे हैं। आप ऐसे एक न्यूट्रल फाइनेंशियल प्लानर को ढूंढें जो आपकी पहले तो आपकी रिस्क प्रोफाइल को, आपकी टाइम होराइजन को समझे, आपकी समझ म्यूचुअल फंड में कितनी है उसको समझे और उस बेसिस पे आपको एक पोर्टफोलियो बना के रखें। हाइब्रिड पोर्टफोलियो, हाइब्रिड स्कीम्स आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकती हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कैसे बदलाव करने, आई थिंक ये बेटर होगा कि आप किसी से मिलके बात करके करें, तो मुझे लगता है ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। उषा जी, कुछ सवाल आपको पूछना है? बस हो गया हमारा, बस धन्यवाद आपको। ऑल द बेस्ट उषा जी, ऑल द बेस्ट।
आगे बढ़ते हैं, पिंकी कुमारी जी का सवाल लेते हैं। मेरे ख्याल से इनके पति फोन लाइन पर हैं। जितेंद्र, नमस्कार सर, क्या हालचाल? नमस्कार मैम, ठीक हूँ मैं, आप मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। सर पहले तो बताइए, आपकी वाइफ का पोर्टफोलियो क्या आपका पोर्टफोलियो है? मेरा है मैम। आपका है? आपने वाइफ के नाम से सवाल भेजा हुआ है? जी जी। सर आपके नाम से भी सवाल भेजते तो हम ले लेते। इसके लिए मेरे को लगा सिर्फ लेडीज का है, इसके लिए मैं मिसेज का नाम ये डाल शो दिया था। केवल लेडीज का है। हाँ, लेकिन ये शो केवल लेडीज का है, बट अदरवाइज मिसेज, हाँ ये जो पोर्टफोलियो है मिसेज के नाम पर ही है। हाँ, अच्छा, उनके नाम से आपने हाँ, इन्वेस्टमेंट हाँ। कर रखी है। जी ओके, जी, उन्हीं के नाम पर है, इसलिए ठीक है। मैंने उनका नाम दिया था। तो मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप है, LIC का आपने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिया हुआ है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप भी लिया हुआ है। इसमें आप कर रहे हैं 12 साल में 1 करोड़ चाहिए आपको। और ओके, चलिए 12,000 रुपए की जी, जी। SIP और कुछ जी, और कोई नहीं, एडिशन है मेरे आपका? मुझे ये पूछना था कि ये इसको मैं स्टेप अप करूंगा हर ईयर 40%। आप स्टेप अप करेंगे? जी जी, 40% करूंगा। 40? 40। ओके, ठीक है, ठीक है। हर्ष, क्या सलाह? सो देखिए कविता, पहले तो आपके शो की कॉन्ग्रेचुलेशंस करूंगा, क्योंकि आपके शो पे आने के लिए लोग क्योंकि आप सिर्फ विमेन इन्वेस्टर्स की क्वेरी लेती हैं, तो उन्होंने अपनी वाइफ के नाम से अपना पोर्टफोलियो भेजा है। सो ये आपको एक्चुअली श्रेय जाता है फॉर द गुड वर्क दैट यू आर डूइंग, कि आपके शो पे लोग जवाब चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो पे। आते हैं पिंकी जी के पोर्टफोलियो पे। सो वेल, इनके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो इनके स्कीम्स हैं, एक मिड कैप है, एक लार्ज मिड कैप है, एक ही फंड हाउस का जो मोतीलाल ओसवाल, और LIC का एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। तो डाइवर्सिफिकेशन स्टैंड पॉइंट से अगर एक जनरल पोर्टफोलियो समझे तो इस तरह से पोर्टफोलियो नहीं होगा। तो आपको मैं सजेशन देता हूँ किस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं। एक पहला जो एक उसमें 5,000 रुपए डालिए, वो है HDFC BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड कंटिन्यू करिए और उसमें आप 4,000 रुपए का इन्वेस्ट करेंगे, और व्हाइट ओक मल्टी कैप फंड में 3,000 रुपए। तो इस तरह से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो जो 12,000 का हो जाएगा। और अगर हम 12% का अनुमान लगाते हैं, तो अगले जो आपका लक्ष्य था कि आपको 12 साल में जो अमाउंट इकट्ठा करनी है वो करीबन 37 to 38 लाख होगी। आपको अगर 1 करोड़ रुपया चाहिए तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। और अच्छी बात है, आपने ऑलरेडी कहा है कि आप अपना इसको स्टेप अप करने वाले हैं। तो आई थिंक आप अपने लक्ष्य के जितना पास आ सकें वो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। करंट इन्वेस्टमेंट के साथ आप करीबन 37 to 38 लाख इकट्ठा कर पाएंगे। परफेक्ट। पिंकी कुमारी के हस्बैंड जितेंद्र जी, आपको सलाह समझ में आई? मैम, मैं ये बोल रहा था कि अगर मैं इसको अमाउंट को बढ़ाता हूँ तो 12 ईयर में अगर ज्यादा अमाउंट मेरे को जनरेट करना है, जैसे 2 करोड़, तो कितना मेरे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा? अपनी SIP तो ये 40% के हिसाब से स्टेप अप करने की बात कर ही रहे हैं हर्ष। इसके अलावा अप्रोक्सीमेट अमाउंट आइडियली कितना होना चाहिए इनके टारगेट को पूरा करने के लिए? हर्ष, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी मैम, वही कितना मेरे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा? हाँ जी, हर्ष, बोलिए। हाँ, अभी आ रही है कविता, मेरी आवाज अभी आ रही है जी। आपको? जी हाँ, तो इन्होंने अपने सवाल में ये भेजा था कि 1 करोड़ रुपया इन्हें इकट्ठा करना है 12 साल में। अभी जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उस हिसाब से इनके पास 37 to 38 लाख रुपीस होता है। तो अगर 1 करोड़ बढ़ करना गया है तो है इन्हें अपना इन्वेस्टमेंट तीन हर्ष, टारगेट गुना बढ़ा दिया करना है है। इन्होंने, अभी शायद 2 CR बोल रहे हैं। तो अभी अगर हम बात करें 41 लाख, मान लीजिए एक राउंड फिगर के रूप में हम देखेंगे 40 लाख चाहिए, तो इन्हें 5 गुना अपना इन्वेस्टमेंट करना होगा 2 करोड़ रुपए के लिए। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, दीपिका का सवाल लेंगे और ये सवाल यूट्यूब के जरिए है हर्ष। करंट पोर्टफोलियो कौन स्मॉल कैप 5,000 पर मंथ SIP, 1 साल से इन्वेस्टमेंट चल रही है, और एग्जिट करना चाहिए या नहीं, और एग्जिट करके अगर कोई फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में डालना चाहिए तो क्या वो बंधन का होना चाहिए या इन्वेस्को का स्मॉल कैप होना चाहिए, और गोल्ड ETF में भी इनको पैसे लगाने हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए। बैंगलोर से इन्होंने अपना सवाल भेजा है दीपिका ने। सो
ओके, आई थिंक बहुत सारे दर्शक हैं जिनको क्वांट के स्मॉल कैप या उसके बहुत सारे फंड्स में से निकलने का मन होगा, बट ओवरऑल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन मेरे पास है नहीं दीपिका का, तो मुझे नहीं पता कि वो स्मॉल कैप का किस रेशियो और किस एक्सपोजर में जगह चाहती हैं अपने पोर्टफोलियो में। बट हैविंग सेड दैट, एक साल से ही इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं, तो बाजार का उतार चढ़ाव और उसका रेप्लिकेशन तो उनको दिखाई ही दिया होगा फंड के परफॉर्मेंस पे। जो क्रीम पीरियड था बेटर परफॉर्मेंस का वो जा चुका है हर्ष। बट हैविंग सेड दैट, बंधन या इन्वेस्को कौन सा पसंद होगा आपको, या अगर आप क्वांट में आपको लगता है कि एक साल कम समय है तो चाहें तो रह भी सकती हैं, क्या कहेंगे? तो ये बात सही है कि पिछले 1 साल में क्वांट स्मॉल कैप का फंड जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर हम ये दायरा जो कंपैरिजन का अगर 3 या 5 साल तक बढ़ाते हैं, तो वो वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स रही है। बंधन और इन्वेस्को दोनों अच्छी स्कीम्स अभी करंट में वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन फिर मुझे दीपिका के साथ एक कंसर्न ये है कि आप कब तक पास्ट रिटर्न्स, रीसेंट पास्ट रिटर्न्स को देखते हुए अपनी स्कीम बदलती रहेंगी। हर एक फंड हाउस का ऐसा दौर आएगा जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, अंडर परफॉर्म करेंगे। अगर लॉन्ग टर्म एवरेजेस उनका पीयर ग्रुप के से अच्छा है और बेंचमार्क से अच्छा है, तो आपको फिर बदलाव इतनी जल्दी-जल्दी नहीं करना चाहिए। तो पहला सुझाव ये रहेगा कि क्वांट में बने रहें, और अगर आपका क्वांट में बिल्कुल भी रहने का मन नहीं है, तो फिर बंधन स्मॉल कैप इज़ अ बेटर ऑप्शन। ओके, गोल्ड ईटीएफ रेकमेंड करेंगे आप, आई एम श्योर हर्ष? जी हाँ, सो एसबीआई गोल्ड फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो कोई इश्यू मतलब यू कैन इन्वेस्ट इनटू एसबीआई गोल्ड फंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और संतना जी का हस्बैंड फोन लाइन पर है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्ते मैडम, मेरा नाम है रेवती रमन। ओके ओके सर, आपका पोर्टफोलियो आपकी वाइफ का पोर्टफोलियो है? वाइफ का पोर्टफोलियो है। ओके, 10 फंड्स डाले हैं उन्होंने पोर्टफोलियो में, कोई खास वजह? मैम एक्चुअली अर्लियर वो टैक्स सेविंग में 2 इन्वेस्टमेंट थे, तो उसको बंद करके अभी फिर कुछ उन्होंने रिस्ट्रक्चर किया है। और वाइफ का एज अराउंड 30 है, तो आई थिंक डिटेल शेयर हुआ था मैसेज पे, और डिफरेंट एसआईपी कर रही हो। जी, वो तो उन्होंने शेयर किया हुआ है। तो अभी मुझे जानना है कि एलएसएस में एसआईपी चल रही है, कितने सालों से चल रही है? ईएलएसएस अभी बंद किया उन्होंने, जो मिराई का ईएलएसएस था एंड क्वांट का ईएलएसएस था, उन्होंने बंद किया हुआ। जी, कितने साल हो गए बंद होके, और क्या हर एसआईपी के लगभग 3 साल दो पूरे हो चुके हैं? बिकॉज़ तभी दो आपका साल लॉक इन अभी पीरियड पूरा होगा। रिसेंटली क्लोज किया है जो ईएलएसएस था, तो अराउंड 2 साल वो चली। तो करंट कॉर्पस जो 5 लाख अराउंड है टोटल सारे एसआईपीज का मिला के। ओके, तो मुझे ये जानना है आपसे कि अब आपको क्या टैक्स बेनिफिट चाहिए? क्या आप ओल्ड टैक्स रेजिम के तहत ईएलएसएस में निवेश का फायदा उठा रहे हैं टैक्स बचत का? वो न्यू रिजिम में शिफ्ट हो चुके हैं, तो अभी टैक्स बेनिफिट तो नहीं चाहिए। तब तो नहीं चाहिए ना, ठीक है, फिर तो निकला जा सकता है। ओके, बाकी फंड्स में क्या एग्जिट है वो बताते हैं आपको। हर्ष? जी हाँ कविता, सो इनका जो पोर्टफोलियो 40,000 रुपए महीने का कर रही है, और 10 स्कीम आज की तारीख में है, जिसमें से 2 ईएलएसएस उन्होंने बंद कर दी है। ये ऑलरेडी उन्होंने बता दिया है। सो वेल रेवती जी, मुझे ऐसे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में बदलाव करने की जरूरत है। जिस हिसाब से आप इसे अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, उसमें ध्यान रखिए कि डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। आप चाहें तो एक आध आप सेक्टर फंड या थीमेटिक फंड जोड़ सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में कई आपको सेक्टर और थीमेटिक फंड्स दिखेंगे। सो आप पोर्टफोलियो इस तरह से इन्वेस्ट करें जो 40,000 रुपए, ये मेरी सलाह है। एचडीएफसी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड, इसमें 8,000 रुपए, ये आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप इसमें खाली अमाउंट बढ़ा के 8,000 रुपए कर दीजिए। मिराई एसेट ईएलएसएस फंड, जो आप ईएलएसएस के लिए यूज कर रहे थे, वो आप रिटेन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपने कहा कि आपको टैक्स बेनिफिट की जरूरत नहीं है और आप न्यूज टैक्स रिजीम में जा चुके हैं, तो आप एक मल्टी कैप फंड जोड़ सकते हैं, जो है आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड। इसमें 8,000 रुपए। कोटक मिड कैप फंड, ये एक नई स्कीम आपके पोर्टफोलियो में जोड़ रहा हूँ, उसमें 8,000। क्वांट स्मॉल कैप में 8,000, आप ऑलरेडी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप उसमें ऑलरेडी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मॉल कैप में, तो आप उसको बढ़ा के 8,000 कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बैलेंस 8,000 है, वो आप अपनी चॉइस के कोई भी थीमेटिक या सेक्टर फंड रिटेन करना चाहते हैं, आप कर लीजिए। आपके पास डिफेंस फंड है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, तो इनमें से जो भी आप चाहें आप रिटेन कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से 5 स्कीम्स हैं जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो कंसोलिडेट कर लें। इसके अलावा जितनी स्कीम्स हैं आपके पास, उसमें से रिडीम कर लें, और वही पैसे आप फिर से लमसम के रूप में इन्हीं स्कीम्स में आप री इन्वेस्ट करके अपना पोर्टफोलियो कंसोलिडेट कर सकते हैं। और ये पूरा पोर्टफोलियो फिर से एक बार 2 साल बाद एक बार रिव्यू जरूर करिएगा।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़ गई हैं फोन लाइन पे। मैम नमस्कार। ओके, यूट्यूब से इनका सवाल है गुड़िया का, कोलकाता से सवाल भेजा है। हर्ष आपके पास डिटेल्स होंगी। 7 फंड्स इन द पोर्टफोलियो, 15 years टाइम होराइजन। ओके, 6.8 lakhs फॉर ओवरऑल वैल्यू है, नेट वैल्यू, और इन्वेस्टेड अमाउंट इनका ऑलमोस्ट 4.7 lakhs का है। हर्ष जी हाँ कविता, सो 4 स्कीम में अगर ये इन्वेस्ट करती ना तो इनका मार्केट का जो एक्सपोजर चाहती हैं ये पूरा इन्हें वो 4 स्कीम से मिल जाता। कोई जरूरत नहीं है 7 स्कीम अपने पोर्टफोलियो में रखने की। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो इस तरह से इन्वेस्ट करें। सिर्फ 4 स्कीम बता के रख रहा हूँ। एसबीआई मल्टी कैप जो इनके पास है वो हम कंटिन्यू करेंगे। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप ये कंटिन्यू करेंगे। एक मैं ऐड कर रहा हूँ, मिराई में इनका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, मल्टी कैप फंड है, लेकिन इसको हम स्विच करके मेरा ऐसे मिड कैप फंड लेंगे और बंधन स्मॉल कैप। इन 4 स्कीम्स में अगर ये इन्वेस्ट करती है, इनको पूरे मार्केट का एक्सपोजर मिल जाता है, तो इन्हें 7 स्कीम रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो पोर्टफोलियो कंसोलिडेशन की सलाह है। मोस्ट ऑफ द स्कीम सेम है। एक मिराई में सिर्फ मैं स्कीम स्विच करने की बात करूं तो फोलियो ऑलरेडी इनके पास है। 15 साल बाद अगर हम 12% का भी अनुमान लगाते हैं कि इन्हें 12% के हिसाब से अगर एवरेज सीएजीआर मिलता है ओवर नेक्स्ट 15 इयर्स, तो इनके पास ये एक्सपेक्ट कर सकती है करीबन 1.5 करोड़ रुपए। सो इनका टारगेट था, ये पूछ रही थी कि 15 साल बाद कितना बनेगा, तो मेरे ख्याल से अगर ये 12% का अनुमान लगाती हैं तो 15 साल बाद करीबन 1.5 करोड़ रुपए इनके पास इकट्ठा हो जाएगा। ऑलराइट, तो गुड़िया को आपने ये सलाह दी और इसी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को हम यहीं समाप्त करते हैं। हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर बुधवार आप समय निकालते हैं और हमारी इस खास मुहिम से जुड़ते हैं और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की ओर हमारे साथ उन्हें भी ले जाते हैं आगे। धन्यवाद आपका। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार विमेंस वेडनेसडे की हमारी पेशकश समाप्त नहीं हुई है। हमेशा हम आपको हर बुधवार एक ऐसी महिला से भी मिलाते हैं जो अपनी जर्नी, अपने सफ़र से आपको प्रेरित करती हैं, आपको बताती हैं कि आप अपने आर्थिक सपनों की उड़ान कैसे भर सकती हैं। मुलाकात होगी एक बेहद खास मेहमान से, जानेंगे उनके प्रोफेशनल सफ़र के बारे में, उनके फाइनेंशियल जर्नी के बारे में इस छोटे से ब्रेक के बाद।